सो लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में 2-3 बड़े सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, किसी भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, उस कॉइल में ईएमएफ एनहेंस करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। कितना इंड्यूस होगा? ये सेकंड लॉ में बोला था। क्या बोला था? द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन करके ये आया था। और थर्ड लॉ जो कि लेंस का था, ये तो फैराडे के लॉ थे, राइट? ये किसका लॉ था? लेंस का। उसने ये कहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इट अपोजेस द मोशन, जिसने उसको बनाया, जिस मोशन ने उसको तैयार किया, उसी मोशन को ये क्या करता है बच्चों? अपोज करता है। यानी कि ये फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करता है। इन शॉर्ट, जिसने उसको बनाया उसी को अपोज करता है। वी हैव स्टडीड दिस। ये चैप्टर का बहुत सिंपल स्टार्ट था। अब हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, वी डिड इट फॉर अ कॉइल। एक कॉइल लिया हम लोगों ने, कॉइल को हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जस्ट टू चेक वेदर देयर इज रियली अ करंट और नो। और फिर बार मैग्नेट को हम लोगों ने टू एंड फ्रो मोशन में डाला कि बार मैग्नेट आपने करीब लाया फिर दूर लेके गए, करीब लाया फिर दूर लेके गए। अबे हाय यार, सॉरी। और फिर हमने देखा कि इसके अंदर करंट तैयार होता है और मोशन के साथ उसकी डायरेक्शन भी बदलती है। अब किसी बंदे के माइंड में एक सवाल आया कि सर व्हाट इफ द ज्योमेट्री इज डिफरेंट, इफ इट इज नॉट अ कॉइल देन व्हाट? मान लो कोई खाली एक वायर लेके आता है, अब हमने उसका भी वैसे तो देख लिया एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए। या कोई मान लो एक मेटल का प्लेट लेके जाता है, जैसे मान लो ये मेटल का प्लेट है। मेटल का प्लेट है यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कॉमन सेंस है, ईएमएफ और करंट बनने के लिए करंट होता क्या है बाय द वे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब किसी बॉडी के अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल ही नहीं है या चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो वहां पे कौन जाएगा मोशन में? तो वहां पे कुछ अलग चीज होती होगी, भविष्य में हम उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन सपोज यू हैव मेटल प्लेट। क्या है हमारे पास? फिलहाल एक मेटल की प्लेट है। और अगर मेटल की प्लेट हमारे पास है बच्चों, तो इस मेटल की प्लेट के अंदर, अगर मेटल की प्लेट मेरे पास है और इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं या इसके बाजू में मैं मैग्नेट टू एंड फ्रो मोशन में डालता हूं, तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा? इसको तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने का कोई स्कोप भी नहीं है। और अगर मान भी लो कोई बच्चा ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करे तो व्हाट विल हैपन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। होता क्या है कि अगर कोई ऐसी मेटल की प्लेट में ले लो, इस मेटल के प्लेट के अंदर ऑफ कोर्स मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, समथिंग लाइक दिस। सपोज बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, कई सारे हजारों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन। दे कैन गो इन मोशन। और तुमने इस मेटल की प्लेट के बाजू में बार मैग्नेट लाया, बाजू में मूव किया, या तुमने इस मेटल के प्लेट को ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली बदल रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। व्हाट विल हैपन? तो अगर आपने कभी ईडीज देखे होंगे समंदर के अंदर या किसी नदी के अंदर या पानी के अंदर, कहाँ पे भी ईडीज जानते हो ना, पानी के अंदर देखो ऐसा भंवरा दिखता है पानी का, देखा है तुम लोगों ने? ऐसे ऐसा पानी घूमता रहता है जगह पे, अबे देखा है कि नहीं? तो यहाँ पे सेम चीज होती है। ये सारी बाहर से तुम्हें कुछ नहीं दिखता, कॉमन सेंस से बाहर से क्या दिखेगा तुम्हें? बड़े कि नहीं, क्योंकि तुम इसको कॉमन सेंस से गिन भी नहीं सकते। गिनने के लिए यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे? एमीटर, वोल्टमीटर। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट लाइक दिस। ऐसे यहाँ पे घूमना शुरू करते हैं बहुत हाई स्पीड से। कॉमन सेंस है, जितना तुम्हारा फ्लक्स रैपिडली बदलेगा उतना ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। ये जो करंट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस मेटल चिप के अंदर गोल 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 अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, इस करंट को बोलते हैं अपन ईडी करंट। क्या बोलते हैं इस करंट को बच्चों? ईडी करंट। अंडरस्टूड? तो अगर कोई भी मेटल की शीट में लूँ या कोई भी मैं एक प्लेन शीट ले लूँ, मेटल का होना चाहिए ऑफकोर्स, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, और उसको अगर मैं रैपिडली चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ तो उसके अंदर के सारे फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में गोल 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 अपने अराउंड ही वहीं पे घूमना शुरू करते हैं, अलग अलग सर्कल में होते हैं नेचुरली। तो ये जो तुमको दिख रहा है इट एग्जैक्टली लुक लाइक ईडी, इसको बोलते हैं ईडी करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ईडी करंट। अब आप में से किसी बच्चे के माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर देखिए, कॉइल जब आपने लिया था उसको हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके करंट की प्रेजेंट को चेक भी किया था, करंट हमें दिखा था, लेकिन हमको गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग दिखते थे डायरेक्टली। ओके, या आप उससे भी छोटा करंट गिनने वाला भी कोई डिवाइस लगा सकते हो, छोटे से छोटा करंट भी यहाँ पे हमको पता चल जाता है। यहाँ पे आपने मेटल का शीट लिया,
उस एंगल से अगर बात करो तो अगर सपोज मेरे हाथ में अभी मेटल शीट है और अगर मैं इसको अभी ऑसिलेट कर रहा हूं तो मैं फ्लक्स बदल ही रहा हूं। आप बोलोगे सर कैसे बदल रहे हो? राइट नाउ आई एम सिटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हूं, अभी हूं या ना हूं, तो अभी इस वक्त अर्थ की कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इसमें से पास हो रही है। इवन एट दिस मोमेंट इट हैज सम मैग्नेटिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैं इसको एक सर्टन एंगल में ऑसिलेट करूंगा मान लो, तो नेचुरली मैं इसका फ्लक्स बदल रहा हूं। अबे बदल रहा हूं कि नहीं? तो कॉमन सेंस है, इस मोमेंट इसके अंदर एडी करंट बन रहे हैं, हो सकता है उनकी मैग्नीट्यूड बड़ी कम हो क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक है, पहला तो रीजन, और दूसरा मैं इसको बड़े स्लोली मूव कर रहा हूँ, ये तो काफ़ी स्लो मोशन है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं उसको रैपिडली मूव करूँ किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सुना नहीं तुम लोगों ने, मैंने कहा क्या कहा, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, वहाँ पे मैं इस प्लेट को मान लो ऐसा ऑसिलेट करूँ, मतलब रैपिडली मैं उस प्लेट को मूव करूँ, या कहाँ पे ऐसी जगह पे प्लेट को स्टेशनरी रख दूँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खुद बहुत रैपिडली बदल रही है, तो उस केस में तो एडी करंट बनेंगे, काफी बनेंगे। सवाल उठता है सर इसको कैसे समझे, इसको चेक कैसे करें? तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच इज वेरी वीक, वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके हम इसको डिक्टेट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट बच्चों? मान लो मैंने तुमको एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है बच्चों, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे हम लोगों ने एक मेटल का शीट लटका दिया, सुन रहे हो? इस मेटल के शीट को आपने एक सर्टन एंगल में यहां से लेके गए तुम लोग, मान लो इस पोजीशन तक, ठीक है, एक सर्टन असेंबली है, यहां पे कोशिश करो कि ऐसा मटेरियल यूज करने का और ऐसा कनेक्शन करने का कि फ्रिक्शन जो होगा एयर रेजिस्टेंस के साथ या आपका जो फ्रिक्शन है वो एज लेस एज हो। एक्सपेरिमेंट को अगर तुम वैक्यूम में कैरी आउट कर सके तो और बढ़िया, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा नहीं। और इस मेटल की शीट को तुम इस सर्टन एंगल में लाओ, से 60 डिग्री में तुमने इसको लाया, कुछ तो एंगल में लाया, छोड़ दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल ऑसिलेट, it will oscillate and will take some time to complete one single oscillation. We will call that as periodic time. Or you just shift it once and leave it. It will take some time to rest down. पूरा रुकने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लेगा, because anyway there is some friction here. Even if we keep it in vacuum, एयर रेजिस्टेंस है नहीं है, फिर भी एक सर्टन टाइम के बाद ये रुक जाएगा। इट विल बी अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। मान लो ये 20 सेकंड के बाद रुक गया, या फिर मान लो इसका पीरियडिक टाइम है ना 2 सेकंड था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 ऑसिलेशन के बाद ये रुक गया। अब क्या करो, सेम असेंबली, कुछ अलग नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और यहाँ पे एक साउथ पोल लगा दो, जो कि इससे काफी दूर है, उसको टच भी नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस मेटल प्लेट को ये टच भी नहीं कर रहे, इससे दूर है। लेकिन जैसे ही तुमने नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाया, मैंने तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में यहां पे बन गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एनी डाउट इन दिस? और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कॉइल ऊपर जाएगा, सॉरी ये प्लेट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, अल्दो द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, लेकिन योर प्लेट इज इन मोशन, तो उसकी वजह से प्लेट के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू बदलती रहेगी, बराबर कि नहीं? अब तुमने इसको इधर लाया और यहाँ पे लाया और छोड़ दिया। क्या लगता है सेकंड केस में तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? पीरियोडिक टाइम पहले जितना था, या टोटल टाइम उसको रुकने के लिए जो लगा पहले जितना था अभी उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा? दिस वैल्यू ऑफ 20 सेकंड से स्टॉप होने को लगने वाला टाइम विल बी सेम एज बिफोर, बिकॉज इवन इस केस में भी तुम्हारा बार मैग्नेट इसको टच बिल्कुल नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका टेक्निकली कोई रोल है ही नहीं है, लेकिन इसने मैग्नेटिक फील्ड तो बना दी। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एज इट इज रहेगा 20 एज बिफोर, उससे बढ़ के 30 40 50 होगा, या घट के 10 15 हो जाएगा? कौन मुझे बताएगा? हाथ ऊपर करो जिसको आता है, अपने अपने दिमाग के हिसाब से। गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश तो करो। मतलब इवन सोचने को भी तैयार नहीं है। कम होगा। और किसको लगता है कम होगा? चलो छोड़ो, मेरा सवाल पहले बताओ, क्या यहाँ पे ये बार मैग्नेट के ऊपर नीचे आने से तुम्हारा बार मैग्नेट कौन सी मोशन में है? ऑसिलेटरी मोशन में है। सॉरी मेटल प्लेट, बार मैग्नेट नहीं, तुम्हारा मेटल प्लेट कौन सी मोशन में है? क्या तुम्हारी मेटल प्लेट की ऑसिलेटरी मोशन की वजह से
उससे एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा। मेटल प्लेट ऊपर आएगी, फ्लक्स कम हो जाएगा, मेटल प्लेट बीच में आएगी, फ्लक्स बढ़ेगा, वापस इस साइड में जाएगा, फ्लक्स घटेगा। अबे हाँ या ना? क्या तुम्हारी मेटल प्लेट की ऑसिलेशन की वजह से उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो चेंज होगा? यस और नो? नाइस। क्या इसके चेंज होने की वजह से इस मेटल प्लेट के अंदर ईएमएफ एनहेंस करंट, विच करंट टू बी प्रिसाइज, ईडी करंट बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। बरोबर है, क्योंकि फ्लक्स बदलेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। बरोबर है कि नहीं? क्या लेंस भैया के हिसाब से जो ईएमएफ या जो करंट इसमें बनेगा वो जिसने उसको बनाया उसको अपोज करेगा? किसने उसको बनाया? इसकी ऑसिलेटरी मोशन ने उसको बनाया। तो क्या इसके ऑसिलेटरी मोशन को ही वो अपोज करेगा? हाँ, मोशन को अपोज करेगा। तो कॉमन सेंस है, पहले जितना टाइम लगा था उसको रुकने के लिए उससे भी कम टाइम में ये रुक जाएगा, क्योंकि अभी उसको कोई तो अपोज कर रहा है। या पहला जितना टाइम लगा था उसको एक राउंड मारने के लिए, उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा एक राउंड मारने के लिए, क्योंकि अब उसको अपोज कर रहा है। पहला एक राउंड मारने के लिए मान लो उसको 2 सेकंड लगे थे, कोई अपोज ही नहीं कर रहा था। अब एक राउंड मारने को कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। तो कॉमन सेंस है, पीरियोडिक टाइम बढ़ जाएगा, टोटल टाइम टू कम एट रेस्ट घट जाएगा। क्या बोलो? कर लगा? पहले 2 सेकंड में एक राउंड मारा था, अभी 2 सेकंड में राउंड मारेगा क्या? टाइम ज्यादा लगेगा ना एक राउंड। पहले अपोज नहीं था, अभी अपोज है। अब पहले 10 सेकंड ऑसिलेट हो रहा था, अब हो सकता है 5-6 सेकंड में ही ऑसिलेशन बंद कर दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि यस, वहां के अंदर एडी करंट बनते हैं। जब एडी बार मैग्नेट नहीं है बाजू में तो तब का टाइम पीरियड, तब का ऑसिलेशन, टोटल टाइम टू कम रेस्ट डिफरेंट होता है। जब तुम बार मैग्नेट लगाते हो तो ये टाइम बदल जाता है। तो तुमको भले एडी करंट बाहर से दिखता नहीं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से समझता है कि भैया अंदर कुछ तो हुआ, उसकी वजह से इस बार मैग्नेट ने इनको रोका है। समझ मला काय म्हणायचं? पक्का? सो डू यू अंडरस्टैंड ईडी करंट? ईडी करंट के कई सारे एप्लीकेशंस है, कई सारी केयर्स हमको इसके लिए वजह से करनी पड़ती है। जैसे मान लो हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं या चार्जर बनाते हो। आप लोग चार्जर जानते हो? अब जो तुम्हारा चार्जर है ये होता क्या है बच्चों? ये बेसिकली एक ऐसा एक फ्रेम होता है मेटल का। समझा? ये जो मेटल का फ्रेम है, इस मेटल के फ्रेम के ऊपर यहाँ पे कई सारे कॉइल ऐसे वाउंड किए जाते हैं। यहाँ पे भी कई सारे कॉइल्स वाउंड किए जाते हैं। हमारे चैप्टर का ये आखिरी कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर करके। और यहाँ पे तुम्हारा जो मेटल का कॉइल है, ओके, वो कनेक्ट होता है। यहाँ से तुम्हारा करंट आता है, मान लो ये तुम्हारा प्राइमरी कॉइल है, यहाँ से वहाँ पे करंट जाता है जहाँ पे तुमको यूज करना है। तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, दिस असेंबली इज नोन एज ट्रांसफार्मर। ओके, जैसे ये 2 पिन तुम्हारे सॉकेट के अंदर घुस गई और ये 2 पिन तुम्हारे मोबाईल को जॉइंट होगी। ओके, डायरेक्ट करंट मोबाईल को डालोगे, मोबाईल जल जाएगा। वरना एखाद्याकडे चार्जरच नाही, जाऊ द्या मोठा, डायरेक्ट पिना घेऊन टाकू मोबाईलच्या मध्ये, बघा काय होतंय ते, बरोबर कि नहीं? और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जितना जरूरत है उतना ही पोटेंशियल आगे पास करे। मान लो तुम्हारा गवर्नमेंट तुमको 240 वोल्ट दे रहा है, तुम तुम्हारे मोबाइल को 240 का झटका दोगे क्या? बेचारे को 12 वोल्ट चाहिए, तो तुम 12 वोल्ट करने के लिए इस असेंबली को यूज करते हो। लेकिन जब तुम ये कर रहे हो, तुम एक चीज समझो, तुम्हारा सोर्स ऑलरेडी एसी सोर्स है। अरे तुम्हारा पास जो सोर्स है वो ऑलरेडी एसी है, मतलब यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो रैपिडली बदल रहा है। उसकी वजह से यहाँ का ये जो मेटल का फ्रेम है नीचे, उस मेटल के फ्रेम के अंदर का फ्लक्स बदलेगा। वो बदलेगा तो कॉमन सेंस है, क्या बनेगा पता है? इस मेटल के फ्रेम के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सॉरी ईडी करंट बनेगा। तो भले ये करंट तुमको दिखता नहीं, लेकिन फ्रेम के अंदर ऐसा करंट घूम सकता है ना। अब ये करंट घुमाने के लिए एनर्जी लग रहा है कि नहीं? तो तुम जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी इसकी वजह से भी स्पेंड हो रहा है, खर्चा हो रहा है। ये जो फ्रेम नीचे लगा के रखा, तो ये ना हो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर नॉन मेटेलिक का यूज करो, उसमें कुछ तो दूसरी चीज होगी, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक में यूज करने के बजाय जनरली मेटेलिक यूज करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ तो कट रख देते हैं, यहाँ पे एक ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे कट रखते हैं, इसको बहुत छोटा सा माइनर कट, जिसकी वजह से वो लूप कंप्लीट नहीं हो पाता, बराबर है कि नहीं? या तो इसको बहुत पतले पतले छोटे छोटे शीट में बनाते हैं, समझा? पक्का? क्योंकि ऐसा रखने से हो सकता है कि वो कमजोर हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम लेंगे ऐसा, इस फ्रेम को यहाँ पे कट रखा, दूसरी फ्रेम उसके ऊपर बाउंड करेंगे, दूसरी मतलब पतले पतले स्ट्रिप लगाएंगे, उसको यहाँ पे कट रखेंगे। तो उसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम भी बन जाता है नीचे का, और उस स्ट्रिप में लेने की वजह से बहुत सारा ईडी करंट भी नहीं बनता है।
ओके, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ईडी करंट। ओके, ईडी करंट को तुम, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत थियोरेटिकल और बहुत छोटा टॉपिक है। यू कैन सी दिस जस्ट मच दिस मच पार्ट। आई विल इंसिस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम अच्छे बच्चों की तरह ध्यान दें और इस कॉन्सेप्ट को घर पे जाने के बाद एक बार अच्छे से पढ़ ले, चलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस समझा, एक दो टॉपिक छोड़ने के बाद है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो भी समझेगा। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस दोनों समझेंगे, चलेगा। ओके, लक्ष्य देता है। मुझे बताओ, सपोज मैंने एक कॉइल लिया, इस कॉइल में मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इमेजिन करो दिस इज सम कॉइल। नाउ माय डायग्राम मे बी डिफरेंट देन डायग्राम इन योर बुक, बट डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी एज ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ करंट, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। और मान लो तुमने यहाँ पे एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर दिया। मैंने डीसी सोर्स कनेक्ट किया, हाँ, बैटरी इज अ डीसी सोर्स। आप एसी सोर्स भी कनेक्ट कर सकते हो बाय द वे, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डीसी सोर्स। और मान लो तुमने करंट गिना, यहाँ पे करंट तुमको दिखा 10 एम्पियर। कितना करंट दिखा? 10 एम्पियर। मेरा सवाल तुम लोगों से ये है, क्या बैटरी ने डायरेक्ट 10 एम्पियर करंट दिया या करंट 0 से 10 एम्पियर बढ़ा होगा और उसके बाद 10 एम्पियर कांस्टेंट रहा होगा? आप चाहो तो यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट कर सकते हो टू वेरी द करंट, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस बदलेगा करंट भी बदलेगा। मेरा सवाल तुम लोगों से एकदम सिंपल है यहाँ पे, क्या यहाँ पे तुम्हारी बैटरी कनेक्ट करने के बाद जैसे तुमने स्विच ऑन कर दिया, ऑफ कोर्स तुम्हारी कॉइल में से करंट फ्लो होने लगा। कॉइल को इंडक्टर भी बोलते हैं, तो तुम्हारे इंडक्टर से करंट फ्लो होने लगा, तुम्हारी कॉइल से यानी कि इंडक्टर से करंट फ्लो होने लगा। मेरा सवाल यह है कि इस इंडक्टर से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट 10 एम्पियर बना कि 0 से 10 हुआ और 10 के बाद कांस्टेंट 10 रहा? कितने लोगों को लगता है डायरेक्ट 10 हुआ? ओके, चलेगा? अबे हाँ या ना? पक्का ना? मैंने जब ये फैन बंद किया तो ये डायरेक्ट 0 हुआ कि जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड से 0 तक कुछ टाइम लिया, या जब मैंने इसको ऑन किया तो ये डायरेक्ट अपने मैक्सिमम स्पीड पे गया कि 0 टू उस मैक्सिमम स्पीड जाने को कुछ टाइम लगा? ये हर जगह पे होता है। तुम बाइक चालू करते हो, तुम्हारी बाइक 40 की स्पीड से भागने लगी पहले ही सेकंड में, तो वो 40 डायरेक्ट नहीं होता, 0 टू 40 जाने के लिए 1 ही सेकंड टाइम लगा। तुम्हारा बाइक जो था उसका पिकअप अच्छा था, इसलिए उसने बहुत कम समय में वो 40 स्पीड अचीव कर लिया। वही कोई स्कूटी होती तो शायद, या कोई बहुत लोअर क्या बोलते हैं कि इंजन वाला सीसी वाला गाड़ी होता तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता, बट इट डजंट मीन कि वो डायरेक्ट 40 हुआ है। फॉर एनी व्हीकल इन दैट केस, इवन फॉर अ प्लेन, वो 0 से ही 40 होगा, डायरेक्ट 40 नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फॉर एनी circuit, if the current is flowing through the circuit is 10 ampere, it always increase from 0 to 10. might be उसने 0.0001 second इतना छोटा टाइम लिया होगा, but it will take some time to reach the maximum value. now इस 0 से लेके 10 तक जाते वक्त मेरा सवाल तुम लोगों से यह है, क्या तुम्हारा जो करंट है, तुम्हारी वायर का मेन करंट, मैं मेन करंट आई से लिखता हूं, ये चेंज हुआ? यस और नो? अबे हाँ या ना? तुमने लोअर स्टैंडर्ड में ओरिस्टर चाचा से एक चीज सीखी थी। ओरिस्टर चाचा ने तुमको बोला था कि बेटा तुम्हें पता है जब भी किसी वायर से करंट जाता है ना बेटा, तो वायर के बाजू में ना मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बताया था चाचा ने? क्या चाचा ने तुमको ये भी बताया था कि बेटा करंट तुम बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक बैटरी की जगह पे 2 बैटरी लगाओ, नीडल ज्यादा रोटेट होती है? अबे हाँ या ना? पक्का? क्या चाचा ने तुमको ये भी बताया था कि बेटा करंट की डायरेक्शन बदलते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदलता है? क्या आगे जाके तुमने ये सीखा कि किसी भी कॉइल के बाजू में
अगर करंट बदलेगा तो उसके बाजू में भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, विच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू अ बार मैग्नेट। अबे हाँ या ना, पक्का। तो मुझे बताओ, इस छोटे से ड्यूरेशन के लिए, व्हाटएवर में भी द ड्यूरेशन मे बी 0.0001 सेकेंड, वी डोंट केयर अबाउट दैट, इस छोटे ड्यूरेशन के लिए मेन करंट बदलेगा। कुछ बच्चे यहां पे बैठ के ध्यान नहीं दे रहे, आई जस्ट वरीड अबाउट दिस पीपल्स। इकडे तिकडे काय बघतोय देशमुख, मी तुलाच बोलतोय। विचारू प्रश्न? हो म्हण फक्त मग काय, हा कॅमेऱ्याच्या समोर आणून लात मारेल कमऱ्यात, आणि सगळ्या पोरांना तो कळेलच कळेल, इथल्या बाहेरच्या नाही कळेल, चालेल का? बोल, मागच्या 10 मिनिटात जेवढं शिकवलं त्याच्यावर प्रश्न विचारू? येस सर नो, सांग पटकन, विचार कर। हा, आर यू रेडी? राहू दे, मला माहिती आहे तू का म्हणतोय ते, बरोबर की नाही? इज्जतपणाला लागते ना माणसाची डायरेक्ट। तू नालायक को, जरा पढ़ा करो, ध्यान दिया करो क्लास में बैठ के। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यहां तक ठीक है? तो क्या सवाल ये है, क्या तुम्हारा करंट बदलेगा? इस करंट की वजह से उस ड्यूरेशन में तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मान लो यहाँ पे जो भी फ्लक्स बना, ये फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू सपोज 10 वेबर था, क्या ये 10 वेबर डायरेक्ट हुआ कि 0 to 10 बढ़ा? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने तुमको कि जैसे ही बार मैग्नेट से करंट 0 to 10 एम्पियर बढ़ा, उसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट 10 वेबर हुई होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज एक सर्टन टोटल कॉइल के साथ एसोसिएटेड, डायरेक्ट 10 वेबर हुआ कि 0 to 10 ये भी बढ़ा करंट के साथ, 0 to 10 बढ़ा। तो जैसे जैसे तुम्हारा करंट चेंज हो रहा था, वहां का फ्लक्स भी चेंज हो रहा था। अबे हाँ या ना? लेकिन हमने तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब जब भी किसी कॉइल के साथ, कोई भी कॉइल हो, क्या फर्क पड़ता है, जब भी किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ एंड हेंस करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल एंड इट विल अपोजेस द चेंज। ये किसको अपोज करेगा? इसको अपोज करेगा। लेकिन भैया ये किधर से आया? सर जी ये तो इसकी वजह से आया, तो ये इसको अपोज करेगा। तो ओरिजिनल करंट आपका अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको अपोज करने वाला एक नन्ना मुन्ना सा करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अबे हाँ या ना? पक्का? पक्का? मतलब सोचो कितनी भारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक कॉइल जिसके अंदर करंट जा रहा है, बेचारा करंट बदल रहा है, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तो करंट बदल रहा है, उसकी बदलने की वजह से उसी कॉइल के अंदर का जो फ्लक्स एसोसिएटेड है, खुद का ही फ्लक्स, वो भी बदल रहा है, और उसकी वजह से एक ईएमएफ और करंट उसमें जनरेट होगा जो कि उसी बदलने वाले को अपोज करेगा। तो बच्चा ये करंट, ये ईएमएफ आया किस वजह से? इसकी वजह से। ये चेंज नहीं होता तो कॉमन सेंस है ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता तो नेचुरली ये बनता ही नहीं, ये बनता ही नहीं पहली बात तो ये तब तक ही रहेगा जब तक ये चेंज चल रहा है। जैसे ही तुम्हारा करंट फ्लो होगा कांस्टेंट वैल्यू से, कॉमन सेंस से फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ये बनेगा ही नहीं। तो ये सारा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अबे हाया ना? पक्का? ये जो ईएमएफ या करंट किसी भी कॉइल में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और यू में से करंट इन इटसेल्फ, इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेल्फ इंडक्टेंस। अब अपनी दुनिया में अगर आके बोले तो कुछ इंसान खुद का सत्यानाश करते रहते हैं। इट इज समवॉट लाइक दैट। बरोबर, ये जो करंट बन रहा है, क्या ये अच्छा है क्या? इसके हिसाब से मुझे एक बात बताओ, ये जो बना ये अच्छा है? ये ओरिजिनल वाला करंट जो है उसको अपोज कर रहा है कि उसको हेल्प कर रहा है? बरोबर नहीं? जिसने उसको बनाया उसको अपोज कर रहा है, तो उसके ये फेवर में है क्या? ये कोई अच्छी बात है क्या? ये तो अपोजिशन का काम कर रहा है। अबे हाया ना? तो ये अच्छी चीज तो है ही नहीं है कॉइल के लिए, टेक्निकली देखा जाए तो। त्याच्यामुळे त्याला म्हणतात सेल्फ इंडक्टन्स। काय त्याला सेल्फ इंडक्शन काय म्हणतो या कॉन्सेप्टला आपण? सो डेफिनेशन इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? सेल्फ इंडक्शन। पहले पूरा सुन लो, सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट चीज है, सेल्फ इंडक्शन सुन लो। दी phenomenon of production of EMF and hence current in a coil due to
चेंज इन फ्लक्स इन इट सेल्फ इज नोन ॲज सेल्फ इंडक्शन. बरं आहे की नाही? आपल्या भाषेत बोलायचं झालं तर सेल्फ डिस्ट्रक्शन. बरोबर आहे की नहीं? ओके. कौन करता था सेल्फ डिस्ट्रक्शन? बहुत सारे लोग करते हैं. बरोबर है कि नहीं? तुमको मैं नाम तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन देर आर सो मेनी लोग जो स्वतःच्याच हाताने स्वतःच वाटोळं करतात. असतात लोक ना. आता जेव्हा क्लासमध्ये बसून आपण लक्ष देत नाही किंवा आपलं लक्ष पुअर असतं, याचा अर्थ तुमचा सेल्फ इंडक्शन जबरदस्त आहे. आता एखाद्याच्या मनात प्रश्न येईल, सर हे मोजायचं कसं? बड़ी सिंपल चीज है. मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो कॉइल से जाने वाला करंट है, आई एम टेकिंग स्मॉल आई, आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द मेन करंट. ठीक है. 0 to I, ये 0 to जो मैक्सिमम वैल्यू होता ना, उस वक्त का करंट. बुक में स्मॉल आई लिखा है, इसलिए मैंने स्मॉल आई लिखा. कंसेप्ट एक्सप्लेन करते वक्त मैंने कैपिटल लिखा था. ठीक है बच्चों. यहां से लेके यहां तक जो है तुम्हारा इंटरवल, इस इंटरवल में ये जो करंट है तुम्हारा 0 वैल्यू से लेके मैक्सिमम तक बढ़ा से I0 तक बढ़ा. I0 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और यू में से द स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है. लेकिन 0 से I0 तक बढ़ते वक्त किसी भी इंस्टेंट को जो वैल्यू था, अब ये इंस्टेंट ही बहुत छोटा है वैसे तो, लेकिन मान लो कोई पे बड़ा सस्ता बड़ा स्लो सोर्स था और 0 to I0 होने के लिए भी मान लो 5 सेकंड लगे, तो इस 5 सेकंड में सर्टन टाइम को कुछ तो वैल्यू होगा करंट का. क्या मान लिया? उस करंट की वैल्यू को मैंने I, और ये जिस कॉइल से आगे जाके जाने वाला है उस कॉइल के साथ एसोसिएटेड जो भी कुछ फ्लक्स है उस सर्टन इंटरवल के फ्लक्स को मैंने मान लिया फाई. तो कौन मुझे इन दोनों के बीच का कॉमन सेंस रिलेशन बताएगा? जब इनिशियल करंट 0 था, फ्लक्स कितना होगा? 0. जब तुम्हारा करंट मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम. तो जब तुम्हारा करंट बढ़ रहा था, क्या फ्लक्स भी बढ़ रहा था? तो क्या मैं एक सादा सुदा कॉमन सेंस बोल सकता हूं कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और यू में से फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I0? चलेगा? अबे हाँ या ना? जितो ज्यादा बदलोगे करंट उतो ज्यादा बनोगे फ्लक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट विच करंट. कौन सा करंट लिया मैंने? ये इंड्यूस करंट है या चेंज वाला करंट है? ये चेंज वाला करंट है. एक्चुअली इस इंटरवल में इनकी वैल्यू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होती है जब तक वो पूरा मैक्सिमम तक बढ़ता नहीं, इसलिए आपको वो फील ही नहीं होता. ठीक है बच्चों. मैं तुम लोगों को जो लिखा वो समझा, लेकिन हम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी जाते हैं. दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I. अबे हाँ या ना? सो क्या मैं इस कांस्टेंट को कुछ तो सिंबल दे दूं? इस कांस्टेंट को मैंने सिंबल दिया यल. कोई तुमको त्रास? इस कांस्टेंट का रखते हैं नाम. इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस. तो सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिनन है, एक प्रॉपर्टी है. कळालं? कळालं का? एक्सलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है. एक्सलरेटर वो डिवाइस है जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस करता है. तुम्हारी गाड़ी में होता है ना एक्सलरेटर, लाइक दैट. समझा? उसी तरह से सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमिनन of production of EMF and hence current in a coil due to change in current or EMF in itself. या यू में से फ्लक्स. किसी भी कॉयल का खुद का करंट बदला, इसकी वजह से उसका खुद का फ्लक्स बदला, इसकी वजह से उसमें एक EMF या करंट बना जो कि ओरिजिनल को ऑफकोर्स वापस कर रहा है. इस फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. कळलं सगळ्यांना? काही डाऊट आहे? अरे काही डाऊट आहे का? सेल्फ इंडक्शन कळलं सगळ्यांना? पक्का डाउट नहीं है? ओके. ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1. इफ phi b is flux associated with single turn, एक ही टर्न के साथ का फ्लक्स लिखा मैंने. ये एक टर्न के हिस्से में जो आया उसको मैंने लिखा phi b एंड सो से देयर आर टोटल n टर्न्स. तो यही फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा क्या होगा? मतलब फ्लक्स को तुम लोग उस केस में क्या लिखोगे? अरे सांगा ना. तुम लोग लिखोगे उसको n इंटू phi b. चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? पक्का? तो ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, ये कोई मैंने समझाने जैसी चीज है नहीं है. ओके. रिमेंबर दिस फार्मूला एज वेल. इसको भी याद रखना. उस केस में तुम्हारा phi b जो है
उसकी जगह पे आगे जाके तुम लोग क्या लिख सकते हो, उसकी वैल्यू डाल सकते हो। इस केस में तुम्हारा फाई भी जो है वो स्मॉल आई को प्रोपोर्शनल होगा वापस, तो यल इंटू आई। ओके, दिस इज फॉर हाउ मेनी टर्न्स, फॉर n टर्न्स। ओके, जस्ट मिनट। क्या हो गया? ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, पाई की वैल्यू डालनी थी, मैंने इनकी जगह पे डाला, सॉरी। उत्तर तो तुमको आता है तो मेरे को काई को पूछते हुए। n इंटू फाइव बी इज इक्वल टू क्या था फाइव का वैल्यू, यल इंटू आई। ओके, ये समझा आपको? किसी को डाउट है इसमें? तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो फाइव बी का वैल्यू कितना आएगा इस केस में, यल डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। यू शुड कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। आई का वैल्यू डाला ना तुमने, ठीक है? चलो, अब इसके कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल डेरिवेशन अपन बनाने वाले हैं, ठीक है? किसी को इस दोनों फार्मूले में डाउट है? ओके, पहला वाला जो फार्मूला है ये, इससे आपको यल का एक फार्मूला मिल भी गया, फाइव डिवाइडेड बाय आई। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट नहीं है इसमें? पानी आन तो बेटा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला क्या है? कौन सांगेल रे मला याचं वैल्यू? जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। श्योर? पक्का? इसके बाद कौन बताएगा आगे क्या करोगे? कॉमन सेंस से आप फाई की वैल्यू डाल सकते हो, डाल दो। क्या है फाई की वैल्यू बच्चों? यल इंटू आई। यल कौन है, नाम बताओ ना यल का। कोएफिशिएंट ऑफ, अरे उसका नाम और एक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी है। मैं दूसरा नाम तुमको बताया नहीं और इधर बोल रहा हूं। इसका एक नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम है? सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम है दूसरा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बराबर है कि नहीं? एक इंसान के दो नाम होते हैं ना, हाँ ऐसे इसके दो नाम है। क्या नाम है बताओ? पहला नाम बताओ, पहला नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलेगा? मैंने डाल दी उसकी वैल्यू। क्या किया मैंने? उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहां पे मुझे बताओ, ये एल जो है वो तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव कहता है कि कांस्टेंट तो बाहर आवे हैं, तो लेके आ जाओ। E इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? माइनस एल इंटू बोलो डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। समझा? क्या तुम्हें इस फॉर्मूले में कोई तो तकलीफ है? श्योर नहीं है? आगे अगर आप खाली न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करो तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। माइनस साइन रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता। और इससे मैं तुम्हें पूछूं बेटा यल का फॉर्मूला क्या है, तो आप होगा E इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। चलेगा? ऊपर कौन है जो क्वांटिटी ऊपर, उसका नाम क्या है? इंड्यूस ईएमएफ। बराबर। और नीचे का नाम क्या है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ना, डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया। कौन सा? वायर के अंदर जो मेन करंट है वो, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी कॉयल। कॉयल को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। चलेगा? तो अब मुझे इस फॉर्मूले को देखें, कौन मुझे यल का डेफिनेशन बताएगा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉयल, कॉयल के बजाय इंडक्टर बोलना शुरू करो अभी।
The coefficient of self induction of a inductor or self inductance of a inductor is the ratio of EMF induced in it to rate of change of current in it. समझ में आ रहा है? उसमें कितना EMF इंड्यूस हुआ, उसका रेशो उसमें करंट किस रेट से बदल रहा था उसके लिए. अब कॉमन सेंस है, जिस कॉइल में करंट बड़ा स्लोली बदलेगा, मतलब मान लो 0 से लेके 10 एम्पियर होने के लिए मान लो उसने 5 सेकंड टाइम ले लिया, बड़ा सा रेट ऑफ स्लो था इसका, मतलब ये जो वैल्यू थी वो बड़ी ज़्यादा थी, तो उसका इंडक्टेंस बड़ा कम आएगा. लेकिन जिस कॉइल में ये वैल्यू बहुत रैपिडली होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज वेरी हाई, बराबर कि नहीं? अरे हाई के लिए लो होगा ना, लो होगा तो क्या होगा, ये हाई होगा. तो ऐसी जो कॉइल है, मान लो 0 से 10 एम्पियर जाने के लिए वो कॉइल को मान लो 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं करंट अपनी पीक वैल्यू को रीच करने के लिए. तो उसका एल क्या है बच्चों, उसका ये वैल्यू बहुत हाई तो ये वैल्यू उसकी बहुत लो, ये वैल्यू अगर बहुत लो तो ये वैल्यू बहुत हाई. याद रखो यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कैन यू सी दिस? क्या तुम मुझे इसका यूनिट और डायमेंशन बताने की जरूरत कर सकते हो? पहले तो ईएमएफ यूनिट बताओ. ई को कौन से यूनिट में गिनते हैं बच्चों? वोल्ट. ईएमएफ नीचे डी आई अपॉन डी टी. आई को कौन से यूनिट में गिनते हैं? एम्पियर. टाइम को कौन से यूनिट में गिनते हैं? सेकंड. तो इसका यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड. सेकंड तुम चाहे तो ऊपर लेके जा सकते हो, तो यू मे राइट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. याद रखोगे इसका यूनिट. लेकिन देखो बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में बोला था 3 लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस कॉन्सेप्ट में. सबसे पहला था माइकल फैराडे, उसी के एक्सपेरिमेंट लगभग सेम टू सेम और एक बंदे ने किया था जिसका नाम था हेनरी, और तीसरा था लेंस. अब 3 लोगों के में से 2 के बारे में तो तुमने सुन लिया, फैराडे और लेंस. तो हेनरी की याद में ना इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं हेनरी. तो 1 हेनरी इज नथिंग बट 1 वोल्ट इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर. याद रखोगे? तो ये सब 1 1 1 लोगे तो ये जो अमाउंट आएगा इसको हम कहते हैं 1 हेनरी. क्या तुम इसका डायमेंशन निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो. मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी खासी. जिसको डायमेंशन ई का याद है, आई का याद है, टी का याद है, उसके लिए तो बहुत सिंपल है. जिसको ई का डायमेंशन नहीं आता वो बेसिक डेफिनेशन लिखे ई की. क्या है बच्चों? वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज. वर्क का डायमेंशन बताओ. m1 l2 t रेस टू -2. चार्ज का डायमेंशन बताओ it. सिंप्लीफिकेशन करो, क्या आएगा? m रेस टू 1 l रेस टू 2 t रेस टू -3. i ऊपर गया, उसको बाय द वे करंट को a लिखते हैं, a रेस टू -1. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ e डिवाइडेड बाय i का डायमेंशन बताओ. i का डायमेंशन को क्या लिखूँ? a लिखूँ. डिवाइड बाय टाइम को t लिखा, ऊपर गया तो t रेस टू -1 हो जाएगा. ये t को मैंने ऊपर ही लिख लिया, इधर के इधर. अब फाइनल सिंप्लीफिकेशन और डायमेंशन. क्या आया डायमेंशन? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, a की पावर -2. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ l. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये. ओके. ये ईएमएफ का डेफिनेशन पता नहीं, ऐसा कोई तुम में से है नहीं ना यहाँ पे बैठा हुआ अभी? पक्का? तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? श्योर? पक्का? लिख लिया तुम लोगों ने ये? ऐसा भी एनीवे कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील. तो अब तक बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इधर गया वे अपना फॉर्मूला. अच्छा, ये और एक फॉर्मूला बना सकते हो तुम 5b के फॉर्म में भी. अरे ये तो कोई अलग कॉन्सेप्ट है. ठीक है बच्चों? सो होप यू अंडरस्टूड दिस. क्या आपको ये फॉर्मूला समझा है? इससे यल का फॉर्मूला जो आया 5/i वो समझा? अच्छा, यहाँ पे यल का और एक फॉर्मूला आया n5b/i, वो भी समझ में आ गया. कोई बड़ी बात नहीं, अपन ने 5 का वैल्यू डाला है इसमें खाली. ओके, इसमें डाल दो डायरेक्ट. 5 का वैल्यू कितना है? n × 5b. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला ये वाला समझा तुमको? दूसरा वाला फॉर्मूला समझा? क्या तुम्हें इसका यूनिट समझा? क्या तुम्हें यल की डेफिनेशन समझी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दी तुमको? इन नेगेटिव साइन नहीं भी लिखा तो चलता है, बट इट इज़ द रेशियो ऑफ E2 di/dt. चलेगा? ओके. यहाँ पे अभी डेरिवेशन है. चलो इस डेरिवेशन को पहले देख लेते हैं. इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं लिखे कह रहे, खाली यूनिट लिखा है. ठीक, कोई बात नहीं, खाली यूनिट लिखा है, लेकिन डायमेंशन मैंने बता दिया तुमको. ठीक है. अब हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही तगड़ा डेरिवेशन. 8-10 मिनट है अपने पास, इतने टाइम में नहीं होगा.
लेकिन ये बहुत क्रूशियल डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखें जो खुल जाएगी, तुमको सेल्फ इंडक्टेंस फील होगा डायरेक्टली कि एग्जैक्टली होता क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके बच्चों, तो लेट इट बी। कल क्लास को छुट्टी है या लेक्चर है, ये मैं बाकी लोगों से डिस्कस करके आपको बताऊंगा। इलेवेंथ को तो मैंने बोल दिया कि उनको छुट्टी नहीं है। उनको छुट्टी इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई भी नहीं लेगा तो मैं लूँगा ना। तो उनको छळणे के लिए भाऊ स्वतः येणार। तुम्हाला हे कळलंय सगळ्यांना? पक्का? आई ग। मग बाकी टकाटक लाईफ मध्ये सगळं काही मस्त चाललंय? अरे चाललंय की नाही? मग दिवाळीचे तुम्हाला कपडे बिपडे मिळतात का फुकट मामांकडनं? नाही मिळत? तुमचे मामा कंजूस आहे? हां, तुझे पण मामा कंजूस आहे? नाही? हो ना, मला लहानपणी दिवाळी खूप आवडायची माहिती आहे, कारण दिवाळीला मला कपडे भेटायचे ना मामांकडनं जाऊन। दिवाळीतून दिवाळीच भेटायची डायरेक्ट। अच्छा, रेकॉर्डिंग बंद करू असं म्हणणं आहे का तुमचं?